बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अमीर बस नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। इल्मी सिटी पाकिस्तानी अवाम में शऊर लाने के लिए आए रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज करता है ताकि इन प्रोग्राम की मदद से हमारे कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, नौजवानों के तलीमी मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है कामरान सईद सुमानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमीर नकवी सर साहब कैसे हैं आपको आप? खैरियत से? सर मैं ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी में आपको वेलकम। थैंक यू। सर पाकिस्तान में एजुकेशन के हिसाब से इतने मसाइल हैं, अगर उन्हें हम काउंट करें तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। जो सर मैं अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा वो है कि पाकिस्तान में एक सरकार का अपना एक तलीमी निज़ाम है जिसमें मैट्रिक और इंटर है, और उसके मुकाबले में प्राइवेट सतह पे जो एक निज़ाम है, ब्रिटिश निज़ाम जिसे हम कहते हैं, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसमें ए लेवल ओ लेवल है। अब जो ये एजुकेशन में का जो ये गैप है, इस गैप को हम कैसे खत्म करेंगे? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग एक यकसा तलीमी निज़ाम लेके आए। ठीक है ना जी? जो जी। बच्चे आपके मैट्रिक कर रहे हैं वो तो जी रट्टे वाला सिस्टम है। सम सॉर्ट आपके हम्म। ओए लेवल्स के बच्चे जो है उनको किसी हद तक कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं। जो आपने मसला जिसकी तरफ आपने वो किया है ना, पॉइंट आउट किया है, ये बेसिकली मसला स्टार्ट इस वजह से होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम बिलीव नहीं करते। हम ये चीज बिलीव नहीं करते कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंस्टीट्यूट्स है, खासतौर पे मैट्रिक तक जी जी। उनमें कोई इतना खास अच्छी तालीम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो कोई बेहतर है नहीं। इस वजह से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली इस तरफ लेके जाते हैं कि आप ओ या ए लेवल्स की तरफ चले जाएं। देखें, मसला ये है एजुकेशन सिस्टम का। ये तो बड़े बात की बात है कि आपको प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है। सबसे बड़ा तालीमी इंसाफ का इधर सबसे बड़ा मसला एजुकेशन सिस्टम का ये है कि आप सिर्फ ग्रेडिंग बेस पे स्टूडेंट को जज कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, एक टाइम होता था 1100 में से 600 700 800 नंबर होते थे तो ठीक था, लेकिन फिर जी। भी लोग काबिल थे। अभी आप ये देखिए 1100 में से 1080 1090 नंबर बच्चे ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या है, कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं है। आप उन्हें बने बनाए नोट्स दे देते हैं, वो रट्टा मारते हैं, उन नोट्स को एज इट इज जाके वो छाप देते हैं और नंबर्स आ जाते हैं जी। नंबर गेमिंग चल रही है, टोटल रट्टा सिस्टम है। ठीक है, इसके बरक्स जब आप ओ ए लेवल्स के बच्चे को देखते हैं ना जी, उसमें फिर भी एज कंपेरेटिवली कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट नाम की चीज होती है। आप मतलब ये है कि आप एक बच्चे को कुछ समझाते नहीं है कि ये चीज वर्क किस तरह करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके एक्चुअल कंसेप्ट किस चीज पे बेस करते हैं। आप कंसेप्ट नहीं बताते, आप पैराग्राफ्स डिफाइन कर देते हैं कि लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस पेपर में ये आ जाए। आप गेस दे देते हैं, उनको सिलेक्टिव कोर्स दे देते हैं, उस बेसिस पे आप ग्रेडिंग करते हैं। तो जहां तक ये बात है ना कि जी एजुकेशन सिस्टम की, तो वो जब तक हम लोग का ग्रेडिंग का निजाम रहेगा तब तक एजुकेशन सिस्टम के जो फ्लॉज है ना उनको हम ओवरकम नहीं कर सकते। और जहां तक क्या जी। कहते हैं ओ ए लेवल्स और मैट्रिक के कंपैरिजन की बात है, वो आप देखें कि अगर आप यकसा निज़ाम तालीम ले आते हैं इस मुल्क के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट कर सकती है, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है मतलब वो करना, राइज करना इसको, आप यकसा और अपग्रेडेड। ये नहीं कि अगर आपके मैट्रिक के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है यही आप उठा के क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, या फिर जो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको भी यही लगा देंगे जी आप इस पे आ जाएं। इस पे दोबारा एक लुक आफ्टर होना चाहिए, कमेटीज बननी चाहिए जो डिफाइन करें कि जनाब शुरू से जब से हमारा तालीमी निजाम चलता आ रहा है, 70 साल तक तो हमने अडॉप्ट किया ना जी, 70 साल से बिल्कुल जो ऐसे ही। चलता आ रहा है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। अब पेन पेंसिल की जगह लोग अपने नोटबुक्स में राइट डाउन करते हैं अपने नोट्स को। टाइम बदल गया है जनाब, सर्च वर्क जो है वो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है एक हुकूमती सतह पे एक कमेटी बनाएं, जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम को दोबारा एनालाइज करके उसको रीबिल्ड करके फिर उसको राइज किया जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप ऑक्सफोर्ड वालों को उठा के मैट्रिक वालों को लगा दें और मैट्रिक वालों को उठा के ऑक्सफोर्ड वालों को लगा दें। इस पूरे एजुकेशन जो सिलेबस है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा पूरे तरीके से। सर ये तो बात हो गई, हमने ब्रिटिश का और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर दी। अगर एक नौजवान जिसने पंजाब से एजुकेशन हासिल की और एक जी नौजवान है जिसने सिंध से एजुकेशन हासिल की, अगर दोनों एजुकेशन का जब कंपैरिजन करते हैं
तो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन लेवल पे जाए बहुत मसला आता है कि भाई दोनों सूबों की एजुकेशन बहुत खास किस्म का डिफरेंस पाया जाता है। हम्म। देखिए तो इतना अभी जो ज्यादा डिफरेंस पाकिस्तानी सतह पे डिफरेंस है ना। इतना इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप गौर करें तो एज सच जो आपके फिजिक्स मतलब मैं कंपैरेटिवली आपसे बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट तक के, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उस तक, ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो रिस्पेक्टिवली आपको या टेक्निकल आर्ट्स या फिर इंजीनियरिंग डॉक्टरेट, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं वो उस उन थ्योरीज और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको टेक्निकल एजुकेशन या फिर आर्ट्स एजुकेशन दी जाएगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की। जी। इनके बेसिक कोर्सेज जो है ना जी, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं या जो आपके आर्ट सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके उर्दू लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ये कंपैरेटिवली सेम है, मुझे इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। ये वैसे आप कह सकते हैं कि कोटा सेम सिस्टम है, जैसे यहाँ पंजाब से कोई बच्चा उठता है वो इंटरमीडिएट का अपना क्लियर करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कराची जाता है, तो वो फिर एक कोटा कोटा बेस पे कंपैरिजन हो सकता है कि जनाब हम लोगों ने पंजाब के केपीके के या फिर आप कह लें बलूचिस्तान की सीट्स इतनी रिजर्व रखी हुई है, जो कराची के लोग हैं उनके लिए इतनी हम लोगों ने सीट्स रिजर्व रखी हुई है। एज सच इतना ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फर्क जो जहाँ बेसिक स्टार्ट होता है ना, फर्क आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का है। आपका फर्क हम्म। जो है ना वो सुबाइयत की बेस पे या शहर की बेस पे नहीं है कि जी जो इस्लामाबाद के बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जो रावलपिंडी के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। आपका कंपैरिजन है कंसेप्ट के ऊपर और रटा सिस्टम के ऊपर। आप इस बेटा बेस पे से एजुकेशन को वो कर सकते हैं कि जी एक तरफ सही रटे है। लग रहे हैं, एक तरफ आपके कंसेप्ट है। ये चीज है, सही है आपने बाकी बिल्कुल। सूबों वो- में शहरों का फर्क नहीं है इतना खास। वो आपने ये बिल्कुल सही बात की डाटा सिस्टम का जो हमें खत्म करना चाहिए। सर अगर हम बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल पे मैं बात करता हूँ तो नौजवानों को इतने मसले मसाइल है वहाँ पे कि उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई हमें किस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल करनी चाहिए जिसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफादा मिल सके, क्योंकि आजकल तो डिग्रियां बेशुमार इशू हो रही है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ कोर्स करा रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है ना यहाँ पे वो है कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने लास्ट लास्ट टाइम भी इल्मी का ही सेशन था और आप उस्मान आई गेस मेरे साथ होस्ट थे, तब मैंने उनके सामने भी एक बात की थी, कोट की थी कि जनाब जिस मुल्क के अंदर हुसूल इल्म का मकसद मकसद नौकरी हासिल करना हो वहाँ आप कह लें नौकर पैदा होते हैं, लीडर्स पैदा नहीं होते। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके नौजवान को, आज के नौजवान को जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसको किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखें रट्टा लगा के तो आप उसे यूनिवर्सिटी में पहुंचा देते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं रिस्पेक्टिवली कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आप कह लें क्या कहते हैं एक्सपेंशन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई मैसिव प्रोडक्शन, कोई न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्टिवली जो क्या कहते हैं 80s में आपका चल रहा था वही 90s में चल रहा था, वही 2000 में चल रहा था, वो 2010 तक चला, फिर 2020 तक चला। रिस्पेक्टिवली वही सिस्टम चल रहा है, वही इंजीनियर्स हम लोग कर रहे हैं। क्यों दुनिया के अंदर हमारी कोई नई इनोवेशन नहीं है? क्यों हमारी कोई बिल्कुल ऐसे। क्रिएटिविटी नहीं है? क्यों कि हम लोगों की कोई ऐसे न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स नहीं है? उसकी वजह ये यूनिवर्सिटीज बस डिग्रीज दे रही हैं, पैसे उगड़ लेते हैं। ठीक है, उनका काम ये है 4 साल बाद जो बस क्या कहते हैं डी लेके पास होता रहा उसको भी डिग्री मिल जाएगी, और जो बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट हुआ टीचर्स का या जो बहुत ज्यादा आप कह लें टीसी करना जानता है स्टूडेंट बिल्कुल। रिस्पेक्टिवली, वो अच्छे ग्रेड्स ले लेगा। आपका जो स्टूडेंट का इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या कहते हैं इस बेस पे कि जनाब उसके कितने ग्रेड हैं, वो बच्चा उतना ज्यादा कामयाब है। बल्कि आप ये देखिए इसके बस होता है इस तरह के जो सबसे हाईएस्ट सीजीपीए वाले होते हैं, यूनिवर्सिटी की आपने बात की ना, ग्रेजुएशन की बात की, जी। जो सबसे हाईएस्ट सीजीपीए वाले होते हैं वो रुल रहे होते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं जिनके ग्रेड्स कम होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पे प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा सा काम किया होता है, कोई स्किल सीख लिया होता है या फिर कोई इस तरह का काम कर लिया होता है जो वाकई उनके रिस्पेक्टिवली आगे काम आएगा, वो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही काम कर रहे हैं जो आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कर रहे हैं कि जनाब आप सीजीपीए खींचें और खैरियत से आप ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद आप भाड़ में जाएं, आपका जो मर्जी हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। यूनिवर्सिटी को क्या सरोकार होता है? इस वजह से जब तक यूनिवर्सिटी स्किल सेट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ नहीं ना आएंगे, आप सिर्फ डिग्रियां पकड़ाने की नहीं करेंगे, आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आप स्किल्स मैनेजमेंट की तरफ नहीं आएंगे, और जब तक आप क्या कहते हैं एक प्रोडक्टिव सेंस में नहीं जाएंगे, बच्चों को क्रिएटिविटी नहीं सिखाएंगे, प्रोडक्शन नहीं सिखाएंगे कि ये चीजें ये मामला किस तरह होंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा।
तब तक फिर ऐसे ही ठीक। ग्रेजुएट्स पास होते रहेंगे, अंधाधुंध चलते रहेगा काम शाम। सर यहाँ पे ना मैं माजर के साथ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे ही इंटर का जी रिजल्ट आता है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में और मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के ऐड आना शुरू होते कि आप हमारे से ये कोर्स करें ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको ये डिग्री इशू हासिल होगी। जब स्टूडेंट उस डिग्री के लिए अप्लाई करता है, 2 साल वो गुजर चुके होते हैं उस कोर्स को पढ़ते हैं, उस टाइम हमारी HEC उस डिग्री को नहीं मानती, उस यूनिवर्सिटी को नहीं मानती। अब तो स्टूडेंट भी में फिर फंस चुके होते हैं और वो फिर धरने देने पर आ जाते हैं। देखिए, होता कुछ भी नहीं है, ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत पुराना हो रहा है। मैं आपको ना एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी एक स्टोरी कोट करूंगा इसके ऊपर ना। एक बादशाह होता है, उसके पास एक गाने वाला आ जाता है जी। ठीक है, बिल्कुल। गाने वाला बहुत अच्छा गाता है, बादशाह कहता है इसको अशरफी दे दो। गाने वाला और अच्छा गाता है, बादशाह कहता है इसे जागीर दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। वो खुश होता है, बादशाह को और अच्छा गाना सुनाता है। और खैर इवेंचुअली ये होता है कि फंक्शन खत्म होता है, वो वहां से जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि मैंने बहुत अच्छा गाया और बादशाह ने मुझे खुशी में जागीर दे दी, सोना दे दिया, चांदी दे दिया और हीरे हीरे जवाहरात दे दिए। खुश यस होते जी। हैं, सो जाते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, कुछ भी नहीं आता। बादशाह के पास जाता है, कहते हैं आपको मैंने गाना सुनाया, आप खुश हुए, हीरे जवाहरात जागीर और सोना चांदी आपने मुझे दिया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। बादशाह ने कहा लेने देने की बात कहाँ से आई भाई, तुमने मेरे कान को खुश किया, मैंने तुम्हारे कान को खुश किया। तो यहाँ सिर्फ कान खुश करने की हद तक होता है सब कुछ। ठीक है ना जी, आप स्टूडेंट्स धरने देते हैं, स्टूडेंट्स के कान खुश कर दिए जाते हैं, जनाब इस दफा यूनिवर्सिटी आपको ड्यूल डिग्री दे देगी। बाद में क्या होता है, हम्म। बीए की एक छोटी डिग्री पकड़ा देते हैं, हाथ में बोलते हैं जाए ड्यूल डिग्री होगी आपकी, बात खत्म। इस तरह नहीं होता हम्म। भाई, स्टांस लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी माफिया ये एक एजुकेशनल माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, आप एचईसी को नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी आप खुद कह रहे हैं कि जैसे ही इंटर का आपका रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी इश्तिहारात देते हैं, तो क्या वो इश्तिहारात सिर्फ हम तक पहुंचते हैं, हुकूमती इदारों तक या एचईसी तक, हायर सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी तक नहीं पहुंचते? वो हम्म। किसका काम है वेरीफाई करना कि जनाब एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इन कोर्सेज पे इनलिस्ट किया हुआ है, इन कोर्सेज के अलावा हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वो किस तरह अलाउ कर देते हैं? ये तो एचईसी का काम है विजिट करना यूनिवर्सिटियों में। ये हर आप अगर यूनिवर्सिटी किसी में भी जाके पता करें, हर 3 से 4 माह बाद एचईसी का विजिट होता है। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते एचईसी को पता नहीं है। ये बेसिकली एजुकेशनल माफिया है। जितना ये लोग स्टूडेंट्स को उन कोर्सेज में एडमिशन देते हैं जो ये इन्होंने एचईसी से नहीं रजिस्टर्ड कराए, उनके ये लोग पैसे एचईसी को बकायदा रिश्वत की सूरत में पे कर देते हैं, और छोटा मोटा ड्रामा बनता है जिसमें स्टूडेंट से ही धरना कराया जाता है और एचईसी से वो अप्रूव करा लेते हैं। या अप्रूव नहीं भी हम्म। होता तो स्टूडेंट को कोई और जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो डिप्लोमा की डिग्री दे दी, और वैसे कोई कोई और दूसरी डिग्री पकड़ाई और स्टूडेंट्स के करियर को तबाह करके उनको कहा जी बस अब यही है, हमारा तो कोई मसला नहीं है, एचईसी नहीं मान रहा। स्टूडेंट्स वो कोर्ट में जाके धक्के खाते हैं, स्टेज टू लेके, अगर कोई ले भी ले तो ठीक है, अदरवाइज तो बेचारे जलील हो जाते हैं। इसमें तो टोटली एचईसी का कसूर है जी, माफिया तो हर जगह होता है। टोटली आपका एचईसी जो हायर एजुकेशन बोर्ड है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसमें तो देखो सर आप, एचईसी को करने की जरूरत है। सर इस जिस तरह आपने कहा HEC का इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हुकूमत को क्या चाहिए कि अपने जो नौजवान हमारे आ रहे हैं जिन्होंने आके पाकिस्तान के लिए खिदमत करनी है, उनका क्या फिर ऐसा हल करे कि भाई इन माफिया पे काबू पाया जा सके। देखिए, सबसे पहले आप एचईसी के डायरेक्टर्स को जो रिस्पेक्टिवली आगे वो करते हैं उनको थोड़ा सा खींचना चाहिए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी ने जो वो कोर्स जो एचईसी से एनलिस्टेड नहीं है वो प्रोग्राम ऑफर कर दिया और किसी बच्चे ने उसमें एडमिशन ले लिया, वो कोर्स जो एचईसी से रजिस्टर्ड नहीं है, उस यूनिवर्सिटी जी। का लाइसेंस कैसे चलो, स्पेशली उस फील्ड के अंदर। मतलब फॉर सपोज इंजीनियरिंग है ना जी, इंजीनियरिंग में एक यूनिवर्सिटी के पास सिविल, सॉफ्टवेयर, केमिकल और मैकेनिकल का है, उनके पास जनाब बाकी मेटलर्जी इंजीनियरिंग वगैरह का नहीं है। अगर मेटलर्जी में वो दे रहा है, उसकी इंजीनियरिंग फील्ड जो है, उनको बोले अब आप इंजीनियरिंग में किसी में भी एडमिशन नहीं ले सकते, ये पेनल्टी है। और ये आपकी क्या कहते हैं पनिशमेंट है कि आप इतना अरसा सील रहेंगे और इतना इतना आपको बड़ी पेनल्टी पड़ेगी, उसके बाद रिस्पेक्टिवली ठीक हो सकते हैं मामला। बड़ी बड़ी पेनल्टीज करें ना ताकि इन्हें पता चले। स्टूडेंट से अगर 1 लाख रुपए फीस लेते हैं तो 1 करोड़ रुपया पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बच्चे के करियर के साथ खेलते हैं। हम्म। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ पैसा भी ज़ाया होता है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है। क्या हमारी जो स्टूडेंट्स को, नौजवान को तलीमी मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला डालते हैं वो हमारे पेरेंट्स का नहीं मदखल होता?
देखिए, ये एक कल्चरल चीज है हम लोगों की, कि पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि जी हम लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बना दें, स्टूडेंट वो क्या कहते हैं डॉक्टर बना दें, अकाउंटेंट बना दें, कुछ का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। ये तो रिस्पेक्टिवली आप कह लें, देखें पेरेंट्स को अगर आप इस हद पे कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स ने अखबार में इश्तिहार देखा ये यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर करी है और जाके हम्म। उन्होंने एडमिशन करा दिया, तो इसमें पेरेंट्स का कैसे कसूर हो सकता है? ठीक है ना जी, हम्म। पेरेंट्स का क्या कसूर होगा? आप जाहिर है कि यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो अगर एडवर्टाइज कर रहा है कि जी हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आप जाके एनरोलमेंट करा लेते हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंज्यूमर का, स्टूडेंट का या पेरेंट्स का कोई भी वो हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है। ये तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना जी। बाद में पता चलता है यूनिवर्सिटी वाले फिर एचईसी पे डाल देते हैं कि जी पहले हमारी रिकग्नाइज थी, अब जो है एचईसी ने अचानक अनरिकग्नाइज्ड कर दिया है। तो इसमें पेरेंट्स का नहीं है जी, टोटली एचईसी का कसूर होता है या यूनिवर्सिटी का, सर टॉप ऑफ द मेरे लाइन यूनिवर्सिटी। सर आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स का इतना नहीं हो जितना एचईसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हमने अक्सर कद अपनी कम्युनिटी में या अपने घर की तरफ देखें तो हमारे फैमिली में जो कामयाब इंसान होता है तो उसकी जो एजुकेशन होती है हम उसी को देखते हुए अपने बच्चे पर लागू करते हैं, भैया आप यही एजुकेशन हासिल करें, यही एजुकेशन हासिल करें, इससे आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब कोई बच्चा का सीए करके एक अच्छी पोस्ट उसे मिल गई है, हम उससे अपने बच्चे को भैया आप सीए करें। ये एक डिफरेंट चीज है जी, ये कल्चरल लॉ है, बच्चे से पूछा नहीं जाता कि वो किस चीज का पैशन हम्म। रखता है। ठीक है, हो सकता है बच्चे को साइंस इनोवेशन की तरफ इंटरेस्ट हो और आप उसको क्रिकेट खिलाना चाह रहे हो सकता है उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट हो और आप उसको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह नहीं होता। आपको बेसिकली ये वाकई आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पेरेंट्स के एक कल्चरल हम लोग का फ्लॉ बन गया हुआ है ये चीज, कि पेरेंट्स जो है बच्चों से कंसल्ट नहीं करते, उन पे एक फैसले थोप देते हैं कि जनाब मेरे फलां मामू या मेरे फलां चाचू जो थे वो इंजीनियर थे, उन्होंने ये बना लिया, ये बंगला बना लिया, ये घर बना लिया, ये गाड़ी बना ली, तो लिहाजा मेरे जितने बच्चे हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम्म। ऐसे होता नहीं है ना, रिस्पेक्टिवली आपको फ्लो को भी तो देखना चाहिए ना कि मुल्क के अंदर स्कोप किस चीज का है, और मोर ओवर स्कोप से भी ज्यादा आपका बच्चा पैशनेट किस चीज में है। ठीक है, आप जिस चीज में पैशनेट होते हैं ना, आपको हमेशा वो काम करना चाहिए, आप उसी काम में इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, आपको क्रिकेट छुड़वा के आपको क्या साइंस लैब में घुसा दिया जाए और आपको बोला जाए एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, आपको कितने कितने के आप शौक से करेंगे ये चीज? बिल्कुल भी नहीं करेंगे शौक से। आप उस काम से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, कोई इनोवेशन हो, कोई प्रोडक्टिव काम हो, कुछ भी हो। इसके एवज जो साइंटिस्ट है उसको वो छुड़वा के आप क्रिकेट में बिठा देंगे, तो वो भी जाहिर है अपने काम से तंग आ जाएगा। तो पेरेंट्स को ये हम्म। चीज समझने की जरूरत है कि जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट हो उस चीज के अंदर उसको फॉलो करने दें, उसकी स्टडी एटलीस्ट वहां तक जाने दें, ताकि वो अपने पैशन को फॉलो करें और प्रोडक्टिविटी इनोवेटिव इनोवेटिव इन्वेंशंस की तरफ आए। तो ये बिल्कुल सर बहुत सही हो गया। जरूरी है कि हम लोग के पेरेंट्स जो है इस हम्म। बात। सर बच्चों माँ पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, और नौजवान भी लेते हैं, लेकिन जब वो फील्ड में निकलते हैं उनमें इतने स्किल्स ही नहीं होती कि वो कोई काम अच्छा कर सके। कोई अच्छा आलूम हासिल तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उनमें स्किल ही नहीं है इतनी। मसला ये है ना कि आपकी यूनिवर्सिटीज जो है वो भी तो रट्टा ही लगवा रही है, स्किल तो सिखाते नहीं। हाँ। आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़िए, उसको बोलिए आ जाए जनाब, ऐप डिजाइनिंग करते हैं या फिर कोडिंग वगैरह करते हैं, वो बोलेगा यार यूनिवर्सिटी में सिखाया ही नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी वही बच्चे सीख के निकलते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स हासिल कर लेते हैं, जैसे कोडिंग हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर या कोई भी। आपकी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है? आपको रटा रटा है वही एक्सपेरिमेंट्स हैं 10-15, वही सारे ड्रामा है, वही करवा के आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि जनाब आप ये बन गए हैं और अब आप लीगली तौर पे आप ये कहलाएंगे। लेकिन आपके पास स्किल नहीं होता। इसके एवज जो बच्चा 4 साल डिग्री करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूनिवर्सिटीज छोड़ दें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज के, जैसे मैंने आपको सबसे पहले सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए जरूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स को देखते हुए हम अपने जी सर। एजुकेशन सिस्टम को ओवरलुक वो करें, दोबारा इसकी जांच पड़ताल करके इसको रिक्रिएट करें, फिर जाके कुछ मामला बेहतर होंगे। मैं ये नहीं कहता यूनिवर्सिटीज छोड़ के बच्चों को सिर्फ स्किल में लग जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज को और ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को के लिए ये जरूरी है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करें और उसमें एडिशंस करें, जिससे जो आने वाले नौजवान हैं उन लोगों को नए स्किल्स सीखने को मिले। ठीक है, नई ग्रूमिंग हो, नई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो उन लोगों की, नई इनोवेशन आए उनके अंदर। और क्या कहते हैं, एजुकेशन जो है ना एक्चुअल में उनका या तो पैशन बने या फिर प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग बने।
अभी आपकी डिग्री क्या है, हम्म, आपके किस काम की होती है आपकी डिग्री? आपको बाय लक या बाय चांस आपको जॉब मिलती है, बाय आप कह लें बाय स्किल नहीं मिलती है, अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट निकल आता है तो। हम्म। जी। सर जो अब इस तरह का जो पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम है, तो हम अपने स्टूडेंट से, नौजवानों से, जब इस तलीमी निज़ाम से वो फिल्टर होकर ऊपर आएंगे तो उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? कुछ भी नहीं उम्मीद रख सकते जी, वो सिर्फ अपना अपना पेट पाल लें तो बड़ी बात है। देखें, स्किल ही नहीं है बंदे के पास, आप किसी ऐसे बंदे के साथ गाड़ी में बैठेंगे जिसे गाड़ी नहीं चलानी आती? कभी भी बिल्कुल नहीं सही बैठेंगे, बात है। मेरा नहीं। आप ये हम्म, स्किल भी इसी तरह है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर होना तो ये चाहिए था कि आपको स्किल दिया जाता और आपको फिर जाके फील्ड में छोड़ा जाता कि जनाब देखें, मैं आपको बताऊं, आपको अगर कोई एक स्किल सिखा दिया जाता है ना, और फिर उस स्किल को जब आप परफॉर्म करते हैं रिस्पेक्टिवली, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उस स्किल के अंदर भी कुछ फ्लॉज नजर आते हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स है। उन फ्लॉज को जब आप अपने तरीके से, अपनी थिंकिंग और अपनी क्रिएटिविटी से जब उन फ्लॉज को दूर करके कोई नया प्रोडक्शन या नई इनोवेशन करते हैं ना जनाब, तो फिर कोई उस फील्ड में फायदा होता है। अब आपको फील्ड का प्रॉपर टेक्निक का पता ही नहीं है, आपको स्किल का ही नहीं पता, आपको बस ये है कि मुझे डिग्री पकड़ी की मिल जाए और मैं किसी ऐसी जगह एडजस्ट हो जाऊं जहाँ 6 फिगर सैलरी मुझे मिल जाए आने वाले 2-2.5 साल के अंदर, तो बस मेरी लाइफ सेट है। उससे आगे का हम लोगों ने प्लान ही कुछ नहीं किया हुआ। अब एक ऐसे ही पायलट है। जिसको जहाज ही नहीं चलाना आता, मीन वाइल हाफ ऑफ द फ्लाइट, पायलट अगर को पायलट मर जाता है, दूसरे पायलट को जहाज ही नहीं चलाना आता, तो फिर बाकी मुसाफिरों का क्या हाल होगा, वो तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है, और हम अंदाजा भी कर सकते हैं कि क्या हो सकता है उनका हाल। सही, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। जब हम बच्चों को, नौजवानों को एजुकेशन दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारी सरकार को और हमारी यूनिवर्सिटियों पे ये लागू नहीं होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी साथ साथ दें? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। आज कुछ चंद पैसों के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स यूनिवर्सिटी की डिग्रीज को जलील कर देते हैं, बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही नहीं, आप आए हम्म, जनाब, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, ये सीख लें, वो सीख लें। इस तरह नहीं भाई, हम ये बात नहीं कर रहे कि आप यूनिवर्सिटी की डिग्री ना करें, आपके लिए आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत जरूरी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनाब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्किल मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, इन चीजों को डालना है, ना कि हम यूनिवर्सिटियां हम्म, बंद करके अपनी अपनी 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बनाते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे आप मैं आपको यही वो कर रहा हूँ कि हमें क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाने की जरूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और हम हो। जरा सा क्या है, वियतनाम, इंडिया, इराक, इन सब ने अपने एजुकेशन सिस्टम को ग्रो नहीं किया। इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को जरूर अपग्रेड किया है। लिटरेसी रेट देख लें आप सारे मुल्कों का, गरीबी और चीज है लेकिन लिटरेसी रेट आप देखें, स्किल्ड लोग देख लें किस मुल्क में ज्यादा है। तो हम्म, लिटरेसी रेट बढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि क्या कहते हैं आपके मुल्क के अंदर बस ये डिग्रियां लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, डिग्रियों का फायदा क्या है? किसी एक नौजवान को आप बिठाएं जो फ्रेश ग्रेजुएट हो, उसे बोले जनाब डिग्री करके मजा आया, हम्म, कोई एक भी आपको नहीं कहेगा कि जी मैंने अच्छा फैसला किया, कहेगा यार ये तो इस मुल्क के अंदर तो कोई फायदा ही नहीं है डिग्री करने हम्म, का। आप हमेशा आगे इस चीज को कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इस मुल्क के अंदर। मसला ये है कि इंजीनियर भी तो इस तरह के पैदा करें ना कि जो इनोवेशन करें या प्रोडक्शन स्टार्ट करें जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट मिले। आपकी जो मतलब आपके दादा परदादा ने घर बना दिया, बस अब बच्चों ने नया नहीं खरीदना, नया नहीं बनाना, दिमाग में है ही नहीं कि बनाना है किस तरह, बस इसी घर में लड़ रहे हैं कि जिस घर में कमरे नहीं है, इस घर में कमरे नहीं है मजीद बंदे घुसाने के लिए। तो इस तरह तो नहीं होगा भाई, आपको इनोवेशन स्टार्ट करनी होगी, आपको बड़े बिजनेसेस खुद बनाने होंगे, आपको बड़ी इंडस्ट्री खुद बनानी होगी, सारा कुछ आपको खुद करना होगा। यही इसी को बिल्कुल सर। क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप क्रिएटिविटी कहते हैं, इनोवेशंस कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, इन्हीं चीजों को तो आप बोलते हैं, ये आप नहीं करना है किसी और ने। आप हम्म, बस इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि जनाब बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, वो आके अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज फिट कर देंगे, और हम लोग जनाब बैठ के उनसे नौकरियां ले लेंगे और तसल्ली से हम्म, जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह नहीं भाई, वो आप क्यों नहीं हो सकते? सारी दुनिया ने बनाया नहीं है, नीचे से ऊपर इंसान जाता नहीं है, सब कुछ होता है। ये इनोवेशन, ये सारी चीजें जो है, ये आपके पेरेंट्स से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन सब की जिम्मेदारी है कि आपको ग्रूम करें, पर्सनली ग्रूम करें। सही, ये तो होगी बात। लेकिन सर हर साल सरकार कुछ फंड महसूस करती है कि भाई हम ये फंड अपने नौजवानों को देंगे जिनकी तलीमी काबिलियत अच्छी होगी। लेकिन वो फंड इतना थोड़ा होता है कि बेशतर ऐसे नौजवान होते हैं जो पढ़ना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके माशाल्लाह इतने अच्छे नहीं कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके उनकी खिदमत हासिल कर सके। बोले।
जी आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जो फंड्स दिए जाते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो फंड्स दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत कम है। हमारा मतलब डिफेंस बजट, खैर उस पर भी हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो बाकी इर्द गिर्द के फंड्स हैं और कॉस्ट कटिंग करके बाकी डिपार्टमेंट्स में से जो अननेसेसरी फंड्स दिए जाते हैं जो वो एजुकेशन पे लगना चाहिए। और ऑब्वियसली हम लोगों को अपने एजुकेशन को बहुत ज्यादा फ्लोरिश करने की जरूरत है। तो अभी बात ठीक है, जो हमारे फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, एजुकेशन के लिए हमारा एक बड़ा और स्पेशल फंड होना चाहिए। सर यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है। मुझे मेरे दोस्त ने किसी अजीज ने मुझे मैसेज किया कि बेशुमार नौजवान ऐसे होते हैं जिन पे सरकार अपने फंड देती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है, वो बाहर जाके सरकारी फंड पे पढ़ते हैं, लेकिन वो जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है वो वापस ही नहीं आते। उसकी देखें सिंपल सी वजह ये है कि जो पेट्रियोटिक बंदा होगा ना, वो भी कितनी देर तक इस चीज को कायम रख सकेगा। आप ये देखते हैं कि बाहर की दुनिया में आप जाते हैं, आपको वहाँ सिक्योरिटी अच्छी मिल जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, बाकी सारे मामला ठीक ठीक मिल जाते हैं। अगर आपने मुहिब वतन रहना है, मतलब ये है कि क्या कहते हैं, आपने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में आना नहीं है, तो फिर उस पाकिस्तान के अंदर वापस आना है, तो फिर आपके लिए ये है कि जनाब आपके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, थोड़े से आपने पैसे इकट्ठे कर लिए तो आपका थ्रेटनिंग तो वो हो जाएगा। अगर आप किसी पोजीशन पे लग जाते हैं तो वहां आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। चीजें तो चेंज होने वाली हैं, आप कंपेयर तो नहीं कर सकते जी, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी को पुरसुकून तरीके से, जो बकौल उनके के उनको पुरसुकून लगता है, ठीक है, पुरसुकून तरीके से आप गुजार सकते हैं, तो आप किस तरह वापस आएंगे? ये आप देखें ना, जब आपके मुल्क के अंदर खुद से लोग इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिजनेसेस लेके आएंगे, चीजों को स्ट्रीमलाइन में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली जब बेटर फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर लोग वापस आएंगे। अभी है नहीं ना, तो फिर तो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप रोक नहीं सकते किसी को भी, आप गलत नहीं कह सकते। किस तरह हर इंसान की वो कोशिश है। आप जिस गवर्नमेंट के पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, उससे पढ़ के जब आप वापस आते हैं, वही गवर्नमेंट आपको ना पूछे या आपको काम करने से रोक दे, तो फिर तो आप कहेंगे ना कि मैं बेहतर था वहीं रहता। चीजें तो बहुत सी हैं। मसला ये है कि क्या कहते हैं, इस तरह नौजवानों को हिम्मत करने की जरूरत है कि अगर इस तरह के मामला बन भी जाते हैं ना, तो इनको चाहिए कि खुद से अपने अंदर स्किल डेवलप करें और अपने मुल्क की इंडस्ट्री को, अपने मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करें, ताकि मजीद नौजवानों को मौका मिल सके कि वो अपने साइंटिफिक इनोवेशंस को करें, अपने इंजीनियर इनोवेशंस करें, क्रिएटिविटी लेके आए। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, न्यू डिजीजेस, न्यू टेक्नोलॉजी को क्यूर करें। ये इस मुल्क में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपका जो साथ वाला मुल्क है वो मार्च तक पहुंच गए हैं, हम अभी भी इस बात पे लड़ रहे हैं कि जनाब ये हमसे डरता है, वो हमसे डरता है। ठीक, हमने क्या करना है डरा के? आप देखें ना, अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने मजीद मामलात को देखें। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला खैर करे, जब एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज खत्म होते हैं तो फिर ये चीजें भी बेहतर हो जाती हैं इससे। सर सुबह जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अक्सर का देखने में आता है बच्चों ने बैग उठाए होते हैं, हैवी बैग जी उठाए होते हैं। हम उन इतनी बड़ी बड़ी किताबें उठाने की बजाय अब तमाम किताबें ऑनलाइन प्रोवाइड बच्चों को मिल सकती हैं। हम बच्चों को डिजिटल लर्निंग की तरफ क्यों नहीं लेकर आते, ऑनलाइन एजुकेशन में क्यों नहीं तवज्जो देते? देखें, अभी आपने खुद कहा है हमारा एजुकेशन बजट जो है वो कम है, हम कहाँ से ला सकते हैं? अब हम्म। एक आप नॉर्मल फैमिली का बच्चा है जिनके तीन हम्म। या चार बच्चे पढ़ते हैं, वो किधर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उन सबको सेपरेटली अफोर्ड करके देंगे? तो हमें अपने हम्म। माशरे को भी तो देखना होता है ना। ये तो एक मैसिव, आप कह लें ना, रेवोल्यूशन होता है, एक मैसिव लाइफस्टाइल चेंज होता है लोगों का। तो ये तो उसके बाद की बात है। चलें, आपने उस सारे को ई बुक में भी कन्वर्ट कर दिया, आपने बच्चे के हाथ ठीक में है। दे दिया जनाब किताब की जगह आईपैड, ठीक है। हम्म। आईपैड में भी आपने वही पढ़ाना है, तो फिर फायदा क्या? हम्म। वही सब कुछ ही पढ़ाना है, रट्टा ही लगवाना है। आईपैड में भी आपने पॉइंट आउट करना है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो और इसको आपने रट्टा मार लिया, फिर भी क्या फायदा? आपको एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। बेशक आप क्या कहते हैं, वो मिर्जा गालिब के जमाने की वो पत्ते वाला कलम लेके बैठ जाएं, तो उससे भी अगर आप इनोवेशन करनी है तो आप उससे भी कर लेंगे। अगर आपने इनोवेशन नहीं करनी है तो जनाब हाईटेक टेक्नोलॉजी भी आपके पास हो तो आपने कोई इनोवेशन नहीं करनी। तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि किताबों से फर्क पड़ता है।
हाँ जाहिर है वेट एक बच्चों पे आप लाद रहे हैं गधों की तरह, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, आप उनको अगर अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह दे देंगे तो वो अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको कॉन्सेप्ट्स दें। लेकिन सर जिस तरह अभी कोविड-19 आया था तो उस दौरान हुकूमत ने ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस तरफ जाने पे तैयार ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये चीजें चेंज होने में टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इन अच्छा। चीजों में तो टाइम लगेगा, आप देखें ना अचानक तो नहीं हो सकता एक चीज। ये है ये कि भी क्या बात। कहते हैं, जब स्टूडेंट्स को आदत हो जाएगी इस चीज में भी टाइम लगेगा ना। शुरू शुरू में तो स्टूडेंट्स ने वैसे ही शुगल समझ लिया था ऑनलाइन क्लासेस को भी, आप देखें ना। और लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब जिसने एजुकेशन हासिल करनी है उसका तो मेन कंसर्न और मेन जो फोकस होगा वो तो अपने गाइड प्रोफेसर या टीचर की तरफ होगा, तो ऑब्वियसली ये इसमें कोई इतना ज्यादा फ्लॉ वाली बात नहीं है, तो बच्चों की नॉन सीरियसनेस से जो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है। हम्म। आपने भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम इल्मी सिटी को दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इसके साथ अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। यस सर, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।